तो लास्ट लेक्चर पर हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो बात समझी थी हम लोगों ने कि डीएनए का कोई वो स्पेसिफिक सेगमेंट जो किसी पर्टिकुलर आरएनए को बना करके प्रोटीन बनवाए, उसी स्पेसिफिक सेगमेंट को हम लोग कहते क्या हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। और जिसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा प्रमोटर रीजन होता है, एक स्ट्रक्चरल होता है और एक टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर वो होता है जो स्ट्रक्चरल के पहले मतलब अपस्ट्रीम पाया जाता है, और टर्मिनेटर वो होता है जो स्ट्रक्चरल के बाद मतलब डाउन स्ट्रीम होता है। एक और स्ट्रक्चरल यूनिट में जो डीएनए है उसमें 2 स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड है टेम्पलेट और एक स्ट्रैंड है कोडिंग। वो इस हिसाब से है कि जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होगी वो टेम्पलेट होगा, और जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' होगी वो कोडिंग होगा। वो कुछ इस हिसाब से भी है कि प्रमोटर प्रमोटर कहाँ पाया जाएगा, तो कहोगे 5' एंड ऑफ कोडिंग, या कहाँ जाएगा आप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल। ठीक है, इसी तरीके से टर्मिनेटर कहाँ होगा। एक पॉइंट इसमें रह गया था, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये मान लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में यहां से लेकर के यहां तक ये मान लेते हैं कि प्रमोटर है, और ये मान लेते हैं टर्मिनेटर है। तो बीच का जो बचा ये क्या है, स्ट्रक्चरल है। यहाँ एक बात ये दी है कि जो प्रमोटर रीजन है इसके आगे और इसके पीछे कुछ सीक्वेंस पाए जाते हैं। इन सीक्वेंस को कहते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंस। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेगुलेटरी सीक्वेंस है कहाँ, तो कहोगे प्रमोटर के पहले मतलब अप स्ट्रीम और प्रमोटर के बाद मतलब डाउन स्ट्रीम। तो रेगुलेटरी सीक्वेंस कहाँ है, तो कहोगे एट अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रमोटर। वो रेगुलेटरी जीन जो प्रमोटर के पहले पाया जाता है, इसका नाम इनहिबिटरी जीन होता है, और जो बाद में पाया जाता है इसका नाम ऑपरेटर होता है। अभी हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इनहिबिटरी जीन होता है, फिर प्रमोटर होता है, फिर ऑपरेटर होता है, फिर ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल है। तो किसी पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में वास्तव में क्या क्या है, तो वास्तव में ये है कि पहले आगे एक इनहिबिटरी जीन होगा जिसको हम रेगुलेटरी जीन भी कहेंगे, फिर प्रमोटर होगा, फिर ऑपरेटर होगा, फिर स्ट्रक्चरल होगा, फिर टर्मिनेटर होगा। बनाओ। हेडिंग डालें कॉम्प्लीमेंटरिटी इन आरएनए फॉर्मेशन। कॉम्प्लीमेंटरिटी इन आरएनए फॉर्मेशन लिख लेना। कॉम्प्लीमेंटरिटी इन आरएनए फॉर्मेशन।
अब आरएनए फॉर्मेशन में जो कॉम्प्लीमेंटरिटी के सवाल आते हैं वो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इससे होता ये है कि मान लेते हैं कि ये डीएनए स्ट्रैंड है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' है और इसकी पोलैरिटी 5' to 3' है। इसका मतलब इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे, अभी लिखेंगे नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इस स्ट्रैंड को कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड ही है वो जो बनाएगा फॉर्म करेगा क्या, आरएनए, और कोडिंग स्ट्रैंड वो है जो आरएनए नहीं बनाएगा। लेकिन सभी चीजें, स्ट्रक्चर यूनिट की सभी चीजें इसी के हिसाब से डिटरमाइन होती है। यहां पर भी कोई न कोई बेस का सीक्वेंस होगा और यहां भी कोई न कोई बेस का सीक्वेंस होगा। देख लेते हैं बेस के सीक्वेंस की स्थिति ये है कि मान लेते हैं यहाँ ए है, टी है, टी, सी, जी, जी, ए, टी, ए, मान लेते हैं ये बेस सीक्वेंस है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इधर लिख लोगे आराम से। यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, टी है तो यहाँ ए होगा, टी है तो यहाँ ए होगा, सी है तो यहाँ जी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ सी होगा, टी होगा, ए होगा, टी होगा। ध्यान से सुनेंगे, ये है टेम्पलेट, ये है कोडिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बनना है mRNA या RNA बनना है। ये मान लेते हैं कि RNA है। तो पहला सवाल है जो RNA बनेगा उसकी पोलैरिटी देखो, इससे बनेगा। तो अगर यहाँ 3' है तो यहाँ 5' होगा, और यहाँ 5' है तो यहाँ 3' होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो RNA बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या लिखोगे, तो कहोगे 5' to 3' लिखेंगे। ठीक, एक बात। दूसरा, बेस सीक्वेंस कैसे लिखोगे? तो बेस सीक्वेंस लिखने का जो सबसे आसान तरीका है कि आप कुछ भी सोचे नहीं, जो बेस सीक्वेंस कोडिंग पे लिखा हुआ है उसको एज सच लिख दीजिए। तो लिख देते हैं, यहाँ टी लिख देते हैं, यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ जी लिख लेते हैं, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ टी, यहाँ ए, यहाँ टी। mRNA का सीक्वेंस में जो भी कोडिंग में लिखा वो एज सच लिख दीजिए। और एज सच लिखने के बाद जहां जहां टी है उसको काट दीजिए, बस ऐसे। एग्जाम में आंसर लगाना होता है तो आंसर देखो क्या निकलेगा, टी की जगह यू लिख देंगे, बाकी जैसे लिखा ऐसे ही लिखते चलेंगे। कभी भी स्टेप स्किप नहीं करोगे, जैसे कहा वैसे करोगे। क्या, अगर उसने कह दिया कि टेम्पलेट का ये सीक्वेंस है, आरएनए का सीक्वेंस बताओ, तो आरएनए का सीक्वेंस बताने से पहले आप कोडिंग का सीक्वेंस लिख लोगे, और कोडिंग का जो सीक्वेंस है वही आरएनए का सीक्वेंस होगा और वही दिशा भी होगी। बस जहां जहां क्या लिखा है, टी लिखा है, वहां वहां क्या कर दोगे, यू। तो ये बन गया आरएनए, ये बन गया आरएनए, और इसकी पोलैरिटी 5' to 3'। अच्छा, एक जानवर उल्टा कर देता कभी कभार, कहता आरएनए की सीक्वेंस ये हैं, आप ऐसा करो टेम्पलेट का सीक्वेंस बताओ। तो कभी भी आरएनए से सीधे टेम्पलेट न निकालिएगा। आरएनए में जहां जहां यू लिखा है उसको काट के क्या कर दीजिएगा, टी कर दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, कोडिंग। एक बार कोडिंग लिख गया तो आप क्या लिख सकते हो, टेम्पलेट लिख सकते हो। स्टेप स्किप करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दो ही सवाल यहाँ बनते हैं, या तो टेम्पलेट दे करके आरएनए पूछेगा, या तो कोडिंग दे करके आरएनए पूछेगा। तो आरएनए दे करके कोडिंग पूछेगा, या तो आरएनए दे करके टेम्पलेट। यही 4 क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन बनना नहीं।
बस क्वेश्चन का आंसर लगाने से पहले सावधान रहना। क्या, अगर उसने आरएनए पूछा है तो आंसर आप हमेशा 5-2-3 लगाओगे। हाँ, अगर 5-2-3 ऑप्शन में ही कोई नहीं मिल रहा है तब तो मजबूरी में फिर आपको 3-5 लगाना पड़ सकता है। लेकिन मान लो दोनों ऑप्शन है तो आप कौन सा लगाओगे? 5-3 लगाओगे। हाँ, अगर डीएनए में कोई ऑप्शन पूछा उसने और उसने कोड टेम्पलेट का पूछ लिया है तो आप 3-2-5 ही बताओगे। हाँ, कोडिंग पूछा है तो 5-2-3। सीक्वेंस तो सब लोग निकाल लेते हैं, आंसर लगाने में गलती हो जाती है। क्यों? आंसर लगाने में डायरेक्शन का ध्यान नहीं देते हैं। आपको यही सेम सीक्वेंस लिखा मिलेगा, ऑप्शन में यही सेम सीक्वेंस लिखा मिलेगा और यहाँ लिखा होगा 3 और यहाँ लिखा होगा 5। सही है, गलत है, लेकिन ये तो बाद में समझ में आएगा, गलती हो जाएगी। तो आंसर लगाने से पहले ये ध्यान जरूर देंगे कि अगर आरएनए का आंसर लगा रहे हो तो पहले क्या होना चाहिए? 5, बाद में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और अगर डीएनए लगा रहे हो तो पहले क्या हो? 3, बाद में क्या हो? 5 लिखो। सीआरटी ओपन करो, पहले यहां तक पढ़ लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ कॉपी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कहां से? तो एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से क्या बना लो? आरएनए। तो नाम क्या रखोगे? ट्रांसक्रिप्शन। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी यहां भी काम करती है, गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बस एक ध्यान रखना है, एक्सेप्ट एडेनोसिन, एडेनोसिन का पेयर थाइमीन से बनता है, लेकिन यहां उसकी जगह क्या लिखोगे? क्या लिख दोगे? यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन। बातचीत ना करो भाई। अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, वहां एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो टोटल डीएनए क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो केवल एक सेगमेंट ऑफ डीएनए ही क्या होता है? कॉपी होता है, और केवल एक स्ट्रैंड ही कॉपी करके क्या बनता है? आरएनए। दिस नेसेसिटाइज डिफाइनिंग ए बाउंड्री दैट वुड डिमार्केट द रीजन, कौन सा हिस्सा है और कौन सा स्ट्रैंड है जो क्या होगा? ट्रांसक्राइब होगा। Why both strand are not copies during transcription? इसके आंसर हैं, तो पहला आंसर, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर गए तो ये कोड करेंगे आरएनए मॉलिक्यूल, इसमें सीक्वेंस क्या होगा? डिफरेंट होंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा? ये कोड बनाएंगे 2 डिफरेंट प्रोटीन, और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। मतलब एक ही सेगमेंट ऑफ डीएनए से आप 2 डिफरेंट प्रोटीन बनाओगे, ये ठीक नहीं, ये गड़बड़ है। ये कॉम्प्लिकेट कर देगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी को। और दूसरा कारण है कि जो 2 स्ट्रैंड बनेंगे, जो 2 स्ट्रैंड बनेंगे आरएनए के, वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो जल्दी क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड। और फिर क्या आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएंगे, तो बनाना बेकार जाएगा। ये हम लोग इससे पहले लेक्चर पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 मेन हिस्से हैं, एक प्रमोटर है, एक टर्मिनेटर, उसके बीच में क्या है? स्ट्रक्चरल है। देयर इज ए कन्वेंशन, परंपरा है क्या? इन डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन ए स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो 2 स्ट्रैंड हैं उनकी अपोजिट पोलैरिटी होगी, लेकिन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ चुके हैं। ये कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन 1 डायरेक्शन, कौन सी? 5-3। वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3-5 होगी वो काम करेगा क्या? तो कहोगे वो टेम्पलेट का काम करेगा। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5-3 है, इसके जो सीक्वेंस होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे आरएनए। बस क्या अंतर होगा? क्योंकि डीएनए था तो वहां थाइमीन था, आरएनए होगा तो वहां यूरेसिल। स्ट्रांगली दिस स्ट्रैंड, जो कोड नहीं करता है किसके लिए? किसी चीज के लिए, लेकिन
लेकिन फिर भी इसका नाम क्या रखा गया, कोडिंग। क्यों? तो ये पॉइंट टिक कर लीजिए, ये असर्शन रीजन में आ सकता है। ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये किसके रेस्पेक्ट में होते हैं, कोडिंग। तो प्रमोटर कहाँ है तो भी कोडिंग के रेस्पेक्ट में बताओगे, टर्मिनेटर कहाँ है तो भी कोडिंग के रेस्पेक्ट में ही बताओगे। तो एक्सप्लेन ए पॉइंट ऑफ हाइपोथेटिकल सीक्वेंस दिया हुआ है, टेम्पलेट दिया है, कोडिंग दिया है, कह रहा आरएनए बता दो। तो आरएनए अगर बताना तो इतना ही करना है, जहां जहां टी लिखा है उसको केवल काटते जाना है और कुछ नहीं करना है, और वहां वहां क्या लिख देना है, यू लिख देना है, बाकी जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा। तो जो कोडिंग का सीक्वेंस है वही आरएनए का होगा, बस फर्क ये है कि जहां जहां टी है वहां वहां यू कर देना है। ये एक स्ट्रक्चरल जीन के आगे प्रमोटर जीन, उसके पीछे टर्मिनेटर जीन, ये स्टैंड टेम्पलेट और ये स्टैंड कोडिंग। प्रमोटर क्या है, लिखा है प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल है। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड, प्रमोटर है कहाँ, तो कहोगे 5' इंड, या क्या कहोगे, आप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल, क्योंकि रेफरेंस किसके रेस्पेक्ट में है, तो ये 5' वास्तव में कोडिंग का ही तो है। यही वो डीएनए सीक्वेंस है जहां बाइंडिंग होगी किसकी, आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन अकेले नहीं होगी, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा की बाइंडिंग होती है। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ ए क्या, प्रमोटर ही तय करता है कि कौन टेम्पलेट है और कौन कोडिंग है। तो कैसे तय करेगा, तो प्रमोटर कहेगा कि जिधर हम हैं उसका 5' अगर है तो वो कोडिंग है, और जिधर हम हैं उसका 3' है तो वो क्या है, टेम्पलेट है। बाय द स्विचिंग द पोजीशन विद द टर्मिनेटर, टर्मिनेटर से पूछोगे तो क्या बताएगा, टर्मिनेटर बिल्कुल उल्टा बताएगा। टर्मिनेटर कहेगा हमारी तरफ जिसका 3' है वो क्या है, कोडिंग, और हमारी तरफ जिसका 5' है वो क्या है, टेम्पलेट। तो कह रहा अगर आप स्विचिंग कर दोगे पोजीशन विद द टर्मिनेटर, डिफिनीशन ऑफ कोडिंग और टेम्पलेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टर्मिनेटर कहाँ लोकेटेड है, तो कहोगे 3' इंड या डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, और ये वही है जो डिफाइन करता है किसको, इंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये आज हमने यहाँ से पढ़ाया है। एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस पाए जाते हैं कहाँ, या तो कहोगे आगे पाए जाते हैं या तो पीछे पाए जाते हैं, किसके, प्रमोटर के। तो प्रमोटर के आगे और प्रमोटर के पीछे। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सीक्वेंस को हम डिस्कस करेंगे कहाँ, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जो प्रमोटर के आगे पाया जाता है वो इनहिबिटरी वाला होता है, और जो प्रमोटर के पीछे पाया जाता है वो ऑपरेटर रीजन होता है। तो वो आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए फिर बताते हैं। किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें से वास्तव में जीन क्या है, इसको थोड़ा डिस्कस यहाँ इस हेडिंग में किया गया है। तो 2-3 बातें पहले से ही फैक्ट है, क्या कि जो जीन है वो वास्तव में क्या है, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अब डीएनए कहाँ है, तो डीएनए तो क्रोमोसोम पर है। तो जीन वास्तव में डीएनए ही है या डीएनए का पार्ट है, या कह सकते हो डीएनए पर है, या कह सकते हो क्रोमोसोम पर है। लेकिन जब थोड़ा सा इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो जीन की डिफिनीशन फाइनल नहीं हो पाती है। कैसे, यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ आरएनए बना करके प्रोटीन बनाना यदि जीन है तो टीआरएनए बनाएगा कोई न कोई डीएनए, आरआरएनए भी बनाएगा कोई न कोई डीएनए, तो क्या वो जीन नहीं है, एक बात। दूसरी बात है जब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को देखते हैं तो जीन के अरेंजमेंट में थोड़ा अंतर मिलता है।
क्या अंतर मिलता है वो देखें। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई डीएनए है, ये 3 डैश, ये 5 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश है, और ये मान लेते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, स्पेशली जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चरल जीन वाला हिस्सा है, इससे कोई ना कोई प्रोटीन बननी है। तो होता क्या है कि यहाँ डीएनए का वो हिस्सा जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसका नाम एक्जान है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसका नाम इंट्रान है। एक एक्जान और एक इंट्रान मिला करके क्या कहते हैं, सिस्ट्रान। और एक सिस्ट्रान का मतलब एक जीन होता है। सिस्ट्रान का पाया जाना यूकैरियोटिक जीन या यूकैरियोटिक डीएनए की पहचान है। सिस्ट्रान क्या है तो कहोगे जीन है, और जीन का मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोड करता है किसके लिए, प्रोटीन। बात वही शुरू से ही जो कि जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कोड करता है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। बस अब जीन ना कह के उसकी जगह नया शब्द आ गया, कौन सा, सिस्ट्रान। ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें एक्जान हो फिर इंट्रान हो फिर एक्जान हो फिर इंट्रान हो फिर एक्जान हो फिर इंट्रान हो, ऐसी किसी भी परिस्थिति को कहते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, जो पहचान है किसकी, यूकैरियोट की। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, जो एक्जान होते हैं यहाँ पर जो भी बेस सीक्वेंस होते हैं उनको एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस या कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। क्यों, अभी आगे पढ़ेंगे इसी डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन। तो जो आरएनए बनता है वो दो टाइप का आरएनए होता है, एक इमेच्योर आरएनए और एक मैच्योर आरएनए। मैच्योर आरएनए में जो पाया जाएगा वही से तो प्रोटीन बनेगी। लेकिन इंट्रान की खास बात है, इसको नॉन एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस या नॉन कोडिंग सीक्वेंस या इंटरवेनिंग सीक्वेंस कहते हैं। ये नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर आरएनए। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये रिमूव हो जाता है किससे, स्प्लाइसिंग। तो किस में प्रेजेंट होगा, ये इमेच्योर आरएनए में प्रेजेंट होगा। अभी आगे पढ़ेंगे इमेच्योर आरएनए एचएनआरएनए होता है, तो एचएनआरएनए में ये भी होगा, एचएनआरएनए में ये भी होगा। लेकिन जब एचएनआरएनए के बाद मैच्योर आरएनए बनेगा तो उसमें से इंट्रान क्या हो जाएंगे, रिमूव। अभी यूकैरियोटिक का हम लोग पढ़ेंगे तो स्प्लाइसिंग वहां अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद कर लेंगे कि डीएनए, हम लोगों में जो डीएनए लंबा सा है उसमें कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जो एक्सप्रेसिंग है और कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जो एक्सप्रेसिंग नहीं है। जो एक्सप्रेसिंग हैं वो मैच्योर आरएनए में मिलेंगे और जो एक्सप्रेसिंग नहीं है वो मैच्योर आरएनए में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे तो उस बता दिया मैंने, यहाँ लाइन लिख दिया है, ये रिमूव हो जाएंगे किस दौरान, स्प्लाइसिंग के दौरान। ऐसा कोई भी कंडीशन जिसमें इंट्रान फिर एक्जान फिर इंट्रान फिर एक्जान, या ऐसे भी कह सकते हो कि एक एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस फिर एक नॉन एक्सप्रेसिंग फिर एक एक्सप्रेसिंग फिर एक नॉन एक्सप्रेसिंग, ऐसे किसी सीक्वेंस को ही क्या कहते हो, इंटरवेनिंग सीक्वेंस कहते हो। और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। एक और क्वेश्चन है, जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है मोनोसिस्ट्रानिक और एक का नाम होता है पॉलीसिस्ट्रानिक। मोनोसिस्ट्रानिक यूकैरियोट की पहचान है और पॉलीसिस्ट्रानिक प्रोकैरियोट की पहचान। याद ऐसे रखना, पी से पॉलीसिस्ट्रानिक है और पी से क्या है, प्रोकैरियोट। तो दूसरा अपने आप याद है, इसका मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया है। पॉलीसिस्ट्रानिक का मतलब ढेर सारे सिस्ट्रान, ढेर सारे सिस्ट्रान मिलकर के एक लंबा सा आरएनए बनाए। अगर मेनी सिस्ट्रान से एक आरएनए बना तो नाम क्या हो जाएगा, पॉलीस। अच्छा, एक सिस्ट्रान से एक ही आरएनए बने, सिर्फ इतने से अलग बन जाए इतने से अलग बन जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसिस्ट्रानिक। तो मोनोसिस्ट्रानिक और पॉलीसिस्ट्रानिक का मतलब ये है कि वन सिस्ट्रान वन आरएनए या मेनी सिस्ट्रान वन आरएनए। तो ये भी आप याद कर लेंगे। तो यहाँ याद क्या क्या रखना, केवल 4 क्वेश्चन याद रखना, जिसमें 2 तो यहीं लिखे हैं। पहला सवाल यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जीन कहाँ है, तो कहोगे डीएनए पर है। जीन है क्या, सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोड करता है किसी प्रोटीन के लिए। यूकैरियोट में जीन क्या है, सिस्ट्रान है और जिसमें एक्जान और इंट्रान है, और वही कोड करता है किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के बनने के लिए। एक और खास बात, जब एक्जान और इंट्रान पाए जाते हैं उसको कहते क्या है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। फिर मोनोसिस्ट्रानिक किसमें है और पॉलीसिस्ट्रानिक किसमें है, एक्जान और इंट्रान में कौन कहाँ मिलेगा। तो अभी बताया, एक्जान और इंट्रान दोनों मिलेंगे इमेच्योर आरएनए पर, लेकिन जब मैच्योर आरएनए की बात करेंगे तो उसमें एक्जान मिलेगा और इंट्रान नहीं मिलेगा। तो 2-3 लाइनें लिख लीजिए। जीन कहाँ प्रेजेंट है,
ऑन डीएनए या क्रोमोसोम। जीन है क्या? तो ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है। यूकैरियोट में जो जीन है उसी का नाम क्या रख दिया गया है? सिस्ट्रान। और सिस्ट्रान में क्या है? एक्जान प्लस इंट्रान। और सिस्ट्रान क्या है? तो कहोगे सेगमेंट ऑफ डीएनए ही है। जो कोड करता है किसके लिए? पॉलीपेप्टाइड के लिए। यूकैरियोट में कैसा अरेंजमेंट होता है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। जरा एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड, एक लाइन ये और बढ़ा लेना। जीन क्या है? तो जीन फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, एक लाइन ये बढ़ा लीजिए। जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यार इसमें कोई शक नहीं, नो एम्बिग्यूटी, कोई विवाद नहीं है कि जीन कहाँ लोकेटेड है? डीएनए पर। बट इट इज डिफिकल्टी लिटरली टू डिफाइन ए जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। कैसे डिफाइन किया जाए? तो डीएनए सीक्वेंस जब कोड करता हो टीआरएनए और या आरएनए में, इसको भी तो क्या मानना पड़ेगा? इसको भी जीन मानना पड़ेगा। हाउ एवर डिफाइनिंग ए सिस्ट्रान, सिस्ट्रान क्या है? तो ये टिक कर लो, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोड कर रहा है किसके लिए? पॉलीपेप्टाइड के लिए। और एक सिस्ट्रान एक जीन के बराबर है। द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दो प्रकार की होगी, मोनोसिस्ट्रानिक किसमें? मोस्ट ऑफ यूकैरियोट। और पॉलीसिस्ट्रानिक मोस्टली किसमें? बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट। यूकैरियोट की अगर हम बात करें तो जो मोनोसिस्ट्रानिक स्ट्रक्चरल जीन है उसमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस मिलते हैं, मतलब कोडिंग के बीच बीच में कुछ और आ जाएंगे इन यूकैरियोट। और इसी को कहते क्या हो? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्यों? जो कोडिंग सीक्वेंस है या जो एक्सप्रेस सीक्वेंस है उनको क्या कहते हो? एक्जान। और एक्जान वही हैं जो कहाँ मिलेंगे? मैच्योर या प्रोसेस आरएनए। एक्जान इंटरप्ट हो जाते हैं किसके द्वारा? इंट्रान। और इंट्रान या इंटरवेनिंग सीक्वेंस वो हैं जो नहीं मिलेंगे किसमें? मैच्योर या प्रोसेस आरएनए। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट और ज़्यादा क्या करता है? कॉम्प्लिकेट कर देता है डिफिनीशन ऑफ जीन को। एक और बात, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर। प्रमोटर का भी रोल है, इसके अलावा जो इनहिबिटर और ऑपरेटर उनका भी तो रोल है। रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, कभी कभार रेगुलेटरी सीक्वेंस को रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं। और अगर हम जीन कह रहे हैं तो प्रोटीन बननी चाहिए, लेकिन वास्तव में इन सीक्वेंस से कोई ना कोई आरएनए या प्रोटीन नहीं बनती है। तो रियल में जीन क्या है अभी तक पता नहीं चला। क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मोनोसिस्ट्रानिक किसमें है? पॉलीसिस्ट्रानिक किसमें? दो सवाल ये। एक्जान क्या है? इंट्रान क्या है? सिस्ट्रान क्या है? तीन सवाल ये। एक्जान वो है जो मैच्योर में मिलेगा, इंट्रान वो है जो मैच्योर में नहीं मिलेगा, एक्जान वो है जो एक्सप्रेसिंग है, इंट्रान वो है जो नॉन एक्सप्रेसिंग है। ठीक है, जो मैच्योर में मिलेगा, जो मैच्योर में नहीं मिलेगा। चलिए हेडिंग डालिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट का ही है। यहाँ ये जनरल कहानी दे दिया है टाइप ऑफ आरएनए, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, फिर भी सुन लेते हैं, उसको लिख लेंगे, फिर हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ आरएनए दुनिया में बेसिकली तीन टाइप का आरएनए। कौन से? तो भाई राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। और सबके अपने अपने काम हैं। क्या काम है?
तो जो मैसेंजर आरएनए है उसके जो बेस सीक्वेंस होते हैं उसी के हिसाब से अमीनो एसिड का सीक्वेंस तय होता है। तो मैसेंजर आरएनए अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिफाइन कर लेगा। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, किसी विशेष सीक्वेंस के हिसाब से विशेष अमीनो एसिड कैरी करके लाएगा। और जो राइबोसोमल आरएनए है वो क्या करेगा, वो या तो स्ट्रक्चरल राइबोसोम बनाएगा या तो एंजाइम। वो पहले पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया में 3 मेजर टाइप के आरएनए हैं। एक कौन सा, मैसेंजर आरएनए, एक कौन सा ट्रांसफर आरएनए, एक कौन सा राइबोसोमल। सभी के सभी आरएनए सिंथेसिस में चाहिए किसके, प्रोटीन में। अब क्या करेगा, तो देखो स्पष्ट लिखा है, मैसेंजर आरएनए का काम है टेम्पलेट की तरीके से काम करना और अमीनो एसिड का सीक्वेंस तय करना। टीआरएनए का काम है अमीनो एसिड को लाओ और किसको रीड करो, जेनेटिक कोड को रीड करो। और आरएनए का काम है स्ट्रक्चरल और क्या, कैटालिटिक ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। तो इतना लिख लेते हैं पहले। टाइप ऑफ आरएनए, एंड रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो कितने टाइप के, 3 टाइप लिखते चले। कौन सा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। तीनों टाइप लगते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। अब जब तीनों टाइप लगेंगे तो सबका काम अलग अलग। ये काम करता है एज टेम्पलेट आरएनए। क्यों, ये डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। टीआरएनए क्या करता है, लाता है ब्रिंग अमीनो एसिड और यही पढ़ता है रीड जेनेटिक कोडान ऑन एमआरएनए। और ये क्या करता है, एज स्ट्रक्चरल आरएनए एंड कैटालिटिक आरएनए। स्ट्रक्चरल आरएनए का मतलब ये बनाता है राइबोसोम और कैटालिटिक का मतलब है ये एंजाइम फॉर ट्रांसलेशन। डालें स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट पढ़ना है। यहाँ जो भी स्टेप दिए वो प्रोकैरियोट के ही दिए हैं, यूकैरियोट के नहीं दिए। तो हेडिंग डालेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया। देख ले जरा। तो पहले तो इसके रटने वाले सवाल कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन अगर करेंगे तो एक ही एंजाइम लगेगा, तीनों प्रकार के राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर, तीनों के लिए एक ही प्रकार का एंजाइम लगेगा। इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़े 2 क्वेश्चन और हैं। ये पॉलीमराइजेशन केवल एक दिशा में करेगा 5' to 3', केवल एक स्ट्रैंड से ही कॉपी करेगा। कौन सा, टेम्पलेट स्ट्रैंड का, जिसकी पोलैरिटी क्या होगी 3' to 5'। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि
ये अकेले काम करता है और क्या नहीं कर सकता है। तो 3 स्टेप होते हैं, एक होता है इनिशिएशन, एक होता है इलांगेशन, एक होता है टर्मिनेशन। जिसमें इनिशिएशन के लिए इसको क्या चाहिए, सिग्मा की मदद चाहिए, और टर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, रो की मदद चाहिए। बस इलांगेशन एक ऐसा स्टेप है जो ये अकेले कर सकता है। अब एक जल्दी क्वेश्चन आया था कि अगर डीएनए से डीएनए बनाते हो तो भी हेलिक्स को ओपन करना पड़ता है। डीएनए से डीएनए बनाते हो तो हेलिक्स को ओपन करना पड़ता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनाओगे तो भी हेलिक्स को ओपन करना पड़ेगा। तो डीएनए से आरएनए बनाने में हेलिक्स को ओपन कौन करता है, तो यही काम करता है कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और डीएनए में ओपन ऑफ हेलिक्स कौन करता है, रेप्लिकेशन में, तो वहां हेलिकेज करता है, या अनवाइंडेज भी नाम मिल सकता है उसका, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए के हेलिक्स को ओपन कौन करता है, तो यही एंजाइम कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज। ये सब रटने वाले हैं, फिर स्टेप में अंदर देख लेते हैं क्या है। तो 3-4 बातें लिख लीजिए। पहले तो एंजाइम की बात करेंगे, तो एंजाइम वही क्या मिलेगा, आरएनए पॉलीमरेज। और खास बात यह है कि अकेला सिंगल आरएनए पॉलीमरेज या सेम कह सकते हो, सेम आरएनए पॉलीमरेज फॉर ऑल टाइप ऑफ आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। एक ही टाइप के आरएनए से, आरएनए पॉलीमरेज से काम चल जाएगा। दूसरा सवाल, ये आरएनए पॉलीमरेज कॉजेज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन, कौन सा, 5' टू क्या 3'। causes polymerization of RNA from one strand of DNA, जिसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3' टू 5'। यही काज करता है ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ऑफ डीएनए एट ट्रांसक्रिप्शन। ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ऑफ डीएनए एट ट्रांसक्रिप्शन। स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहोगे तो पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा स्टेप इलांगेशन और तीसरा स्टेप टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर
इसमें आरएनए पॉलीमरेज ओनली होगा और यहाँ आरएनए पॉलीमरेज विद रो फैक्टर। लिख लिया। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, 3। इनिशिएशन क्या होता है और कैसे होता है, इलांगेशन क्या होता है और कैसे होता है, और टर्मिनेशन क्या होता है और कैसे होता है, और सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर का रोल क्या है। बन गया। ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप, जो स्टेप प्रोकैरियोट में है वही स्टेप यूकैरियोट में भी है। प्रोकैरियोट का पढ़ रहे हैं। 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन स्टेप में होना क्या जरा समझ लीजिए। तो इनिशिएशन तब होता है जब आरएनए पॉलीमरेज आकर के प्रमोटर से बाइंड करता है। ये मान लेते हैं कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट का डीएनए है और हमने सिंगल स्टैंड ही बनाया, मतलब टेम्पलेट बनाया है। इधर की तरफ क्या होगा, कोडिंग, उसको नहीं बनाया है। तो टेम्पलेट स्टैंड है और उसके 3 हिस्से हैं, प्रमोटर हिस्सा, स्ट्रक्चरल हिस्सा और टर्मिनेटर। ये 3 डैश और वो 5 डैश इधर की तरफ प्रमोटर होगा। तो पहला स्टेप ये है कि जब आरएनए पॉलीमरेज आकर के प्रमोटर से जुड़ जाता है, क्योंकि प्रमोटर के पास ही साइट है आरएनए पॉलीमरेज की, जैसे जुड़ता है वैसे इनिशिएशन हो जाता है। लेकिन जब यहाँ जुड़ने आता है तो जुड़ नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में सिग्मा फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है तो आरएनए पॉलीमरेज इस लायक हो पाता है कि वो जाकर के यहाँ जुड़ पाए। जैसे ही जुड़ जाएगा वैसे इनिशिएशन हो जाएगा, और इनिशिएशन होते ही सिग्मा फैक्टर फिर से सेपरेट हो जाएगा किससे, आरएनए पॉलीमरेज से। तो इनिशिएशन में केवल एक क्वेश्चन है, इनिशिएशन कैसे होता है, तो कहोगे जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करता है। लेकिन बाइंड करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प कौन करता है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर कैसे हेल्प करता है ये भी एनसीईआरटी में दिया है। तो होता क्या है कि कुछ ना कुछ इसमें चेंज आ जाता होगा आरएनए पॉलीमरेज में, और वो चेंज कुछ ऐसा होता होगा कि जिससे इनकी कंपैटिबिलिटी किससे हो जाती होगी, प्रमोटर के बेस सीक्वेंस से हो जाती होगी। तो कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन हो जाता होगा आरएनए पॉलीमरेज में। एक बार आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ गया तो अब सिग्मा का कोई काम नहीं है, तो सिग्मा यहीं से सेपरेट हो जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज अकेला है। अकेला आरएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रक्चरल रीजन पर आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ के जो बेस सीक्वेंस हैं उनको देखते हुए चलेगा, और एक एक बेस सीक्वेंस के हिसाब से एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वही डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आरएनए बना रहे हो तो डीऑक्सी वाला थोड़े यूज करोगे, क्या यूज करोगे, आरएनए यूज कर रहे हो तो राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होगा कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होगा। राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ही सबस्ट्रेट का यहाँ काम करेगा। तो देखो होगा क्या, जैसे मान लेते हैं कि ये 3 डैश टू 5 डैश वाला स्ट्रैंड है और इसमें कोई किसी पर्टिकुलर जगह टी लिखा है। तो अगर टी लिखा है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ ए जोड़ देगा। अच्छा, अगर यहाँ ए लिखा है तो यहाँ यू जोड़ देगा, अगर सी लिखा है तो यहाँ जी जोड़ देगा। ऐसे ही चेन लंबी होती जाएगी। तो यहाँ से शुरू किया होगा, 5 डैश टू 3 डैश बनता है, सबसे आखिरी में अभी ए जुड़ा है। अब अगर आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा आगे और बढ़ेगा तो यहाँ कोई ना कोई बेस मिल जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ फिर जोड़ देंगे, यहाँ फिर मिल जाएगा तो फिर जोड़ देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, डीएनए हेलिक्स खुलता जाएगा
और जो भी यहाँ बेस सीक्वेंस मिले, पहले सी मिला तो वहाँ जी लगा दिया, फिर ए मिला तो यहाँ यू लगा दिया, फिर टी मिला तो यहाँ ए लगा दिया, यहाँ कुछ और मिलेगा तो यहाँ कुछ और लगाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आरएनए की लंबाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी नाते इस फेज का नाम, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये हुआ है ये क्या है, इलांगेशन। और इसी दौरान असली में आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। तो इलांगेशन के दौरान क्या हुआ, तो कहोगे आरएनए पॉलीमरेज अकेले टेम्पलेट डीएनए के बेस के सीक्वेंस के हिसाब से, कॉम्प्लीमेंटरिटी के हिसाब से, इसका मतलब टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते चले जाएंगे, एक जोड़ेंगे दूसरा जोड़ेंगे। जैसे पहले सी मिला तो यहाँ जी लगा दिया, यहाँ ए मिला तो यहाँ यू लगा दिया, यहाँ टी मिला तो यहाँ। कहने का मतलब है कि जो 3' to 5' डीएनए है उसके जो बेस सीक्वेंस है उनकी कॉम्प्लीमेंटरिटी के हिसाब से डीएनए में नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाएंगे, सॉरी आरएनए में नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाएंगे, वो आरएनए लंबा होता जाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आरएनए की लंबाई बढ़ती जाएगी। बस आरएनए का केवल थोड़ा सा हिस्सा ही किससे जुड़ा होगा, आरएनए पॉलीमरेज से। धीरे धीरे ये पहुंच जाएगा कहाँ, टर्मिनेटर रीजन में। जब ये टर्मिनेटर रीजन में पहुंचेगा तो रो फैक्टर आकर के इसी से जुड़ जाएगा। जैसे ही रो फैक्टर इससे जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज में कुछ चेंज हो जाएगा, और कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा कि ये इन बेस सीक्वेंस से अलग हो जाएगा। और जैसे अलग होगा हम कहेंगे क्या, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और उसी दौरान आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो हर स्टेप में अलग अलग काम हुआ है। इनिशिएशन कैसे हुआ, तो कहोगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद द प्रमोटर विद हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, बस एक ही स्टेप है। फिर क्वेश्चन आया इलांगेशन कैसे, हाँ इनिशिएशन के तुरंत बाद सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इलांगेशन अकेले कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज करेगा। कैसे करेगा, तो कहोगे नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, टेम्पलेट के हिसाब से जोड़ेगा। टेम्पलेट कौन होगा, वही 3' to 5' वाला डीएनए। जैसा मिलता जाएगा वैसा जोड़ता जाएगा। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आरएनए की लंबाई बढ़ती जाएगी, लेकिन छोटा सा ही आरएनए केवल यहाँ जुड़ा रहेगा, बाकी सब बाहर रहेगा। एक समय ये कहाँ पहुँच जाएगा, टर्मिनेटर रीजन पर। तब जब क्या होगा, रो फैक्टर आकर के आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाएगा, और जैसे जुड़ेगा वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज में कुछ चेंज होगा, और चेंज ऐसा होगा कि इसको छोड़ना पड़ेगा, किसको, डीएनए को। जैसे ही ये डीएनए से अलग होगा वैसे आरएनए भी यहाँ से अलग हो जाएगा, और पूरी प्रोसेस क्या कर जाएगी, टर्मिनेट कर जाएगी। तो हर स्टेप के काम अलग अलग है, इनिशिएशन का अलग है, इलांगेशन का अलग है, और टर्मिनेशन का अलग है। अब लिख लीजिए, इनिशिएशन लिख लेंगे बाई बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर रीजन। बस किसकी मदद से, विद हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या कर देता है, अल्टर कर देता है आरएनए पॉलीमरेज को कि वो आसानी से बाइंड कर सके। काजेज अल्टरेशन
in RNA polymerase to bind with promoter। पहले नहीं जुड़ पा रहा था, उसके जुड़ जाने से कुछ बदलाव हो गया, फिर जुड़ गए। सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सेपरेट फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज आफ्टर क्या? इनिशिएशन। फिर आएगा इलांगेशन। तो एक तो अकेला कौन करेगा? और ये करेगा क्या? सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्ट्रैंड। किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए के हिसाब से आरएनए की सिंथेसिस करेगा। इस दौरान कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होगा। केवल स्मॉल पार्ट ऑफ आरएनए रिमेन अटैच्ड टू आरएनए पॉलीमरेज। तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी के हिसाब से चलते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और आरएनए बड़ा होता जाएगा। यही ओपनिंग ऑफ क्या करता चलेगा? हेलिक्स करता चलेगा। और इलांगेशन ऑफ आरएनए स्ट्रैंड बाय यूजिंग राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज क्या? सबस्ट्रेट। ये एनसीईआरटी में दिया है। और अगर डीएनए बना रहे होते तो इलांगेशन, हाँ डीएनए बना रहे होते तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता। और इलांगेशन किस दिशा में होगा? 5' to 3'। तो नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ जुड़ेगा? इधर देखो, ये 5' है, ये 3' है, इधर ही दौड़ा हो रहा है, तो नया यहाँ जोड़ेंगे। 3' पे नया जोड़ते जाएंगे और ये चेन बड़ी होती चली जाएगी। इलांगेशन के बाद टर्मिनेशन। टर्मिनेशन टर्मिनेशन के टाइम कई घटनाएं हुई। रो फैक्टर बाइंड कर गया किससे? आरएनए पॉलीमरेज से। और क्या हुआ?
आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो गया, कहां से? डीएनए स्ट्रैंड से। आरएनए स्ट्रैंड भी अलग हो गया। कहां से? आरएनए पॉलीमरेज से। ये 3 घटनाएं तो हुई है। सबसे पहले रो आएगा, आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड से अलग हो जाएगा, और उसी दौरान आरएनए भी आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाएगा। किसी भी बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है उसमें प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ एक्जान और इंट्रान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब बन जाएगा तो वो सीधे मैच्योर आरएनए ही होगा, कोई प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होगी। एक बात। दूसरा, अभी आगे पढ़ेंगे यूकैरियोट। यूकैरियोट में आरएनए बनता है न्यूक्लियस में और प्रोटीन बनती है साइटोप्लाज्म में। तो आरएनए न्यूक्लियस से बन के साइटोप्लाज्म में आएगा तो वहां प्रोटीन बनेगी। अच्छा, प्रोकैरियोट में आ जाओ, यहाँ न्यूक्लियस ही नहीं है, यहाँ न्यूक्लियस तो है नहीं, तो साइटोप्लाज्म में ही डीएनए पड़ा है, वहीं आरएनए बनेगा, वहीं प्रोटीन बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही डीएनए है, साइटोप्लाज्म में ही आरएनए बना और वहीं प्रोटीन बननी है, और ताजा ताजा आरएनए जो बन के तैयार हुआ है इसमें प्रोसेसिंग की भी आवश्यकता नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये उससे अभी आरएनए जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जुड़ा हुआ है, और अभी आरएनए बन ही रहा है, तब तक पीछे आके इससे राइबोसोम जुड़ गया और प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। मतलब आगे आगे क्या बनाते रहोगे? आरएनए, और पीछे पीछे क्या बन सकता है? प्रोटीन। हम लोगों में ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोगों में पहले आरएनए बनेगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, इंट्रान हटाए जाएंगे, एक्जान जोड़े जाएंगे, कुछ और काम किया जाएगा। तो प्रोकैरियोट में आरएनए की सिंथेसिस और प्रोटीन की सिंथेसिस एक साथ चल जाती है, ये असर्शन है। क्यों? तो कहोगे यहाँ पर प्रोसेसिंग की आवश्यकता है ही नहीं, एक बात। और दूसरा, आरएनए बना कहाँ है? साइटोप्लाज्म बना है, कहीं ट्रांसपोर्ट भी तो नहीं करना है। तो यूकैरियोट में अगर होता तो न्यूक्लियस में बनाते, फिर न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में भेजते, प्रोसेसिंग करते, तब प्रोटीन बनाते। तो क्या दोनों घटनाएं एक साथ हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। लेकिन प्रोकैरियोट में दोनों घटनाएं एक साथ हो सकती हैं। क्यों? दो ऑप्शन है, एक तो न्यूक्लियस नहीं है, सारा कुछ घटना कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है, और दूसरा जो आरएनए बना है, भले ही वो भी आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा है तो ये किनारा कौन सा होगा? 3' और ये किनारा 5'। पीछे आके राइबोसोम जुड़ जाएगा और पीछे पीछे क्या शुरू कर देगा? प्रोटीन सिंथेसिस। तो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ चल जाता है, ये असर्शन है। रीजन, 2 रीजन है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों साइटोप्लाज्म में होते हैं, और दूसरा जो आरएनए बनता है उसमें प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती। लिख लीजिए। इन प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया क्या हो सकता है? ट्रांसक्रिप्शन coupled with ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन takes place together। कहाँ? तो कहोगे एट साइटोप्लाज्म। क्यों? तो बिकॉज बताओगे,
इसके दो कारण हैं। पहला कारण है ट्रांसक्रिप्शन अकर इन साइटोप्लाज्म। क्यों? तो क्यों तो पता ही है, न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट। और दूसरा कारण है जो आरएनए बना है उसको नहीं है, नॉट रिक्वायर क्या, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां इंट्रानिक्जान का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। चलो कुछ सोचते हैं, हल निकालते हैं। इन बैक्टीरिया 3 टाइप के आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये सब के सब आरएनए चाहिए किसके लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस। एमआरएनए टेम्पलेट का काम करेगा, टीआरएनए अमीनो एसिड लाएगा, जेनेटिक कोड को रीड करेगा, और राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक का काम करेगा। यहाँ अकेला सिंगल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सभी टाइप के आरएनए बना सकता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा किससे? प्रमोटर, और क्या हो जाएगा? इनिशिएट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इनिशिएशन। इट का मतलब आरएनए पॉलीमरेज है। यहाँ जो इट लिखा है क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। ये यूज करेगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट और पॉलीमराइज करेगा आरएनए किस हिसाब से? टेम्पलेट के हिसाब से। और किस रूल को फॉलो करेगा? कॉम्प्लीमेंट्रिटी के रूल फॉलो करेगा। इट फिर किसके बारे में लिखा है? फिर आरएनए पॉलीमरेज के बारे में ही लिखा है। इट आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। और ये क्या कराएगा? कंटिन्यू, आगे आगे हेलिक्स खोलता चलेगा, इलांगेशन होता रहेगा। छोटा सा केवल आरएनए किससे अटैच रहेगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से अटैच रहेगा। एक बार पॉलीमरेज कहाँ पहुंच गया? टर्मिनेटर रीजन में पहुंच गया, तो तुरंत आरएनए फॉल ऑफ हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज भी वहां से अलग हो जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा? टर्मिनेशन। अब ये स्पेशल कहानी लिखी है। इंट्रीग्यूइंग क्वेश्चन इज दैट कैसे आरएनए पॉलीमरेज ये सारे काम करवा लेता है? तो सारे काम कैसे कराता है? इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन में से आरएनए पॉलीमरेज अकेले सिर्फ क्या कर सकता है? केवल इलांगेशन, ना तो इनिशिएशन ना टर्मिनेशन। इट एसोसिएट ट्रांजिएंटली, कि परमानेंट अटैच होता है। ट्रांजिएंटली मतलब केवल अटैच हुआ, काम हुआ, फिर अलग हो गया। विद इनिशिएशन फैक्टर जिसका नाम सिग्मा फैक्टर, और टर्मिनेशन फैक्टर जिसका नाम रो फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर से जुड़ा इनिशिएट करने के लिए, टर्मिनेशन से जुड़ा टर्मिनेट करने के लिए ये लिखा है। अगर एसोसिएशन हो जाता है फैक्टर का, तो अल्टर फिर कुछ ना कुछ क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं किसमें? स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जिससे वो या तो इनिशिएट कर सके और या तो टर्मिनेट कर सके। इन बैक्टीरिया में जो एमआरएनए है उसको नहीं आवश्यकता है किसी प्रोसेसिंग, ये सीधे क्या है? एक्टिव। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस है नहीं। यहाँ बहुत बार ये देखा गया है कि ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा बहुत पहले, इससे पहले पूरा एमआरएनए बन पाए। मतलब इधर एमआरएनए बन रहा है, आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा है, और इधर क्या शुरू हो गया? कह रहा है ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा बहुत पहले, बिफोर आरएनए फुली क्या ट्रांसक्राइब, पूरा बन नहीं पाया है, पीछे से प्रोटीन बनाने लगे। क्यों? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, ये साथ में हो सकते हैं। हेडिंग डालिए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। अच्छा ये भी देख लेते हैं डायग्राम, यहाँ वाला डायग्राम में कुछ खास नहीं है। देखो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज के अंदर क्या दिख रहा है? सिग्मा दिख रहा है, इसका मतलब ये इनिशिएशन करने वाला होगा। फिर देखो ये इलांगेशन कर रहा है, तो केवल अकेले है, कुछ नहीं लिखा है। फिर देखो ये अलग हो गया, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? रो फैक्टर।
तो डायग्राम कोई बहुत मतलब नहीं था। हेडिंग डालिए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो पहले तो रटने वाले सवाल इकट्ठे लिख लेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट में अगर स्टेप पूछेगा तो स्टेप वही हैं जो थे, कौन से? इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। सिग्मा और रो फैक्टर का जैसा रोल था वैसा ही रोल रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं। अंतर सुनो का है, दो मेन अंतर है। पहला एक तो अंतर यह है कि जो तुरंत मैसेंजर आरएनए बनता है वो एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि उसमें इंट्रान और एक्जान दोनों पाए जाते हैं। तो इमेच्योर आरएनए में एक्जान और इंट्रान दोनों मिलेंगे, और अगर दोनों मिलेंगे तो फिर इंट्रान को रिमूव करना पड़ेगा और एक्जान को जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए घटना चलाते कौन सी? तो आंसर देंगे स्प्लाइसिंग। ठीक, एक बात। दूसरा, अलग अलग आरएनए बनाने के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज अलग चाहिए, 1, 2 अलग चाहिए, 3 अलग चाहिए। तो बेसिक जो अंतर है वो दिमाग में फिट कर लीजिए। 3 स्टेप वैसे ही होंगे जैसे होते थे, उसमें कोई अंतर नहीं। बस अंतर ये आ गया है कि अलग अलग आरएनए के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए। वो लिस्ट मैं आपको दे चुका हूँ, फिर से भी लिख लेंगे। दूसरा, यहाँ जो इमेच्योर आरएनए बनता है उसमें इंट्रान और एक्जान दोनों होते हैं, वो प्रोसेस करने की उसकी आवश्यकता होती है। इसी नाते यहाँ स्प्लाइसिंग की आवश्यकता पड़ेगी। टोटल प्रोसेसिंग में 3 स्टेप होते हैं। एक तो होता है स्प्लाइसिंग, एक होता है कैपिंग और एक होता है टेलिंग। तो कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग ये तीनों घटनाएं किसमें होंगी? तो आंसर देंगे यूकैरियोट। किसमें नहीं होंगी? प्रोकैरियोट। ये सब रटने वाला पहले लिख लीजिए, फिर तीनों स्टेप भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, पॉइंट्स लिख लीजिए। सेम स्टेप एज बैक्टीरिया, मतलब वही इनिशिएशन और इलांगेशन और क्या? टर्मिनेशन। ये तीनों स्टेप वैसे ही रहेंगे। कौन? सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज। इसमें भी कोई अंतर नहीं है, बस अंतर देखो क्या गया है। थ्री टाइप आरएनए पॉलीमरेज, 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। नाम भी लिख ही लेते हैं फिर से, कोई बात नहीं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। 1 वाला किसके लिए चाहिए? फॉर राइबोसोमल आरएनए, और उसके अंदर भी 18S, 28S और 5.8S राइबोसोमल आरएनए। ये काहे के लिए? फॉर प्रीकर्सर
ऑफ mRNA और जिसका नाम hnRNA है, फुल फॉर्म हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, और ये फॉर टीआरएनए एंड 5s राइबोसोमल आरएनए एंड एसएनआरएनए। कि 3 अलग अलग आरएनए चाहिए। एक अंतर ये भी है इमीडिएट फॉर्म्ड आरएनए या इमेच्योर एमआरएनए। है बोथ एक्जान एंड इंट्रान, और इसी नाते नीड फॉर प्रोसेसिंग to make mature mRNA। मैच्योर mRNA बनने के लिए प्रोसेसिंग चाहिए, और प्रोसेसिंग में 3 स्टेप होते हैं। एक होती है कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। इसमें से मेन स्प्लाइसिंग है। तो जब इमेच्योर से मैच्योर mRNA बनेगा तो रिमूव कर देंगे क्या, इंट्रान। ये भी याद रखना है। तो मेन बात सिर्फ 2 हैं। एक तो अलग अलग एंजाइम लग गए अलग अलग स्टेप के लिए, नहीं सॉरी, अलग अलग आरएनए के लिए। और दूसरा ये है कि जो इमेच्योर आरएनए बनके तैयार हुआ था उसमें इंट्रान और एक्जान दोनों थे। इसी नाते प्रोसेसिंग की आवश्यकता थी, और प्रोसेसिंग में मेन प्रोसेसिंग स्प्लाइसिंग ही है, जिसमें रिमूव करना है इंट्रान को, लेकिन कैपिंग और टेलिंग भी होती है। तो साइड हेडिंग प्रोसेसिंग इन आरएनए। यूकैरियोट में जो इमेच्योर mRNA बनता है उसकी प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। क्यों? तो मान लेते हैं कि ये डीएनए है और एक स्ट्रैंड है, यहाँ लग रहा है वो डबल है लेकिन है सिंगल स्ट्रैंड। ये उसका 3' है, वो उसका 5' है। मतलब ये टेम्पलेट डीएनए है, इसमें एक्जान है, इंट्रान, एक्जान, इंट्रान, एक्जान, इंट्रान ऐसे होंगे। फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी और जो आरएनए बन के आएगा उसका नाम hnRNA होगा। इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, और इस hnRNA इसको इमेच्योर mRNA भी कह सकते हैं। इमेच्योर mRNA भी कह सकते हैं। और इसकी खास बात होगी कि इसके 5' to 3' ये होगा, और इसमें एक्जान, इंट्रान, एक्जान, इंट्रान, एक्जान, इंट्रान ऐसे मिलेंगे। फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो ध्यान से सुनेंगे। प्रोसेसिंग में असली प्रोसेसिंग तो यही है
कि एग्जान जोड़ दीजिए और इंट्रान हटा दीजिए। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं होगा, यहाँ 3 होते हैं, तो तीनों घटनाओं का सीक्वेंस अगर आपसे पूछेगा तो सही सीक्वेंस में यही होगा कि सबसे पहले कैपिंग होगा, फिर टेलिंग होगा और फिर स्प्लाइसिंग होगा। ठीक, हाँ 3 ना दे, कोई एक काम पूछ ले कि क्या होता है तो आप स्प्लाइसिंग देंगे। ठीक, होता क्या है कि जो ये 5 to 3 बन के तैयार हुआ है, इसके 5 पर क्या फ्री होगा, तो 5 पे हमेशा फास्फेट फ्री होता है और 3 पर क्या फ्री है, OH। और चूंकि RNA है तो सेकंड कार्बन पर भी OH क्या होगा, फ्री होगा। ये जो 5 पर फास्फेट है, इससे नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकता है। तो यहाँ व्यवस्था ये की गई है कि कोई और ना जुड़ने पावे। उसका तरीका क्या है, तो उसका तरीका है कि 5 इंड पर कैप लगा दिया जाए। अब कैप कैसे लगाओगे, तो एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड यहाँ जोड़ा गया है। कौन सा, 5 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट, ये जोड़ दिया गया है। अब मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट जब जोड़ दिया गया इस किनारे पर, तो अब इधर से जुड़ने की संभावना खत्म हो गई। देखिए होता क्या था, जैसे मान लो ये शुगर है, ये एक फास्फेट है, तो यहाँ जुड़ने की संभावना है। अब जब यहाँ 3 फास्फेट लगा दोगे तो अब इधर काफी ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा, तो फिर कोई और यहाँ जुड़ नहीं पाएगा। तो इन लोगों ने व्यवस्था की है कि 5 इंड पर कैप लगाएंगे और कैप में मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट नाम का एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जोड़ देंगे, इसको कहेंगे कैप लगाना। उसके बाद टेल लगाएंगे, इधर से भी तो जुड़ने की संभावना है, तो इधर से ना जुड़ने पाए उसका तरीका क्या है कि यहाँ पर ढेर सारे ए जोड़े जाएंगे, ढेर सारे एडेनिन वाले, जो एडेनोसिन मोनोफास्फेट है वो जोड़ते चलेंगे। अब जब ये जोड़ेंगे तो इसको कहेंगे टेल, इसको पॉली एडेनाइलेशन कहते हैं। सब ए वाले ही जोड़ते जा रहे हैं, तो डीएनए से तो पूछेंगे नहीं। अब डीएनए से पूछेंगे नहीं तो क्या कहोगे, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो देखिए ये मान लेते इमेच्योर mRNA है, इसके 5 इंड पर कैप लगा दिया और इसके 3 इंड पर टेल लगा दिया। ठीक, तो कैपिंग हो गई और टेलिंग हो गई। उसके बाद असली घटना होनी स्प्लाइसिंग। करना क्या है, इसको काट देना है, इसको काट देंगे। और कहां से काटेंगे, तो जहां जहां जंक्शन होगा वहां वहां से काट देंगे। काटेंगे क्या, तो ये एक्जान है, ये इंट्रान है, ये एक्जान है, ये इंट्रान है, तो इंट्रान अलग कर देंगे और एक्जान जोड़ देंगे। और इधर पहले से ही 5 पर क्या जुड़ा है, कैप, इधर पहले से ही 3 पे क्या जुड़ा है, टेल। तो कैप भी है, टेल भी है और केवल एक्जान है, इसको कहेंगे क्या, मैच्योर mRNA। तो क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला सवाल ये है कि प्रोसेसिंग में घटनाएं कौन सी हैं, 3। कौन कौन से, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। सीक्वेंस पूछेगा, यही सीक्वेंस बताइएगा। कैपिंग में करते क्या है, तो कहोगे कैप जोड़ते हैं। कैप क्या है, तो कहोगे एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट, उसको जोड़ देना है। कहाँ कहाँ जोड़ देना है, तो उसको 5 इंड पर जोड़ देना है। फिर आते टेल। टेलिंग में क्या करते हैं, तो पॉली एडेनाइलेशन करते हैं, बहुत सारे एडेनिन जोड़ते हैं। और कहाँ जोड़ते हैं, 3 इंड पर जोड़ते हैं। और किससे पूछ के, तो किसी से पूछ के नहीं जोड़ते हैं। अगर डीएनए से पूछ के जोड़ते तब तो डीएनए डिपेंडेंट हो जाता है ना, टेम्पलेट डिपेंडेंट हो जाता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। फिर असली घटना स्प्लाइसिंग है। स्प्लाइसिंग में क्या करेंगे, तो रिमूव करेंगे इंट्रान, जोड़ देंगे एक्जान। इंजाइम नहीं लगेगा, काटते छाटे में इंजाइम लगेगा, तो यहाँ इंजाइम लगता है, उसको स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। तो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स किसमें पाया जाएगा और किसमें नहीं पाया जाएगा, ये पूछा जा चुका है। तो भाई जहां स्प्लाइसिंग होगी वहां स्प्लाइसियोसोम होगा। तो कहां होगा, यूकैरियोट में स्प्लाइसियोसोम होगा और प्रोकैरियोट में स्प्लाइसियोसोम नहीं होगा। लिख लीजिए। प्रोसेसिंग ऑफ mRNA, तो कहोगे
3 स्टेप कौन से? कैपिंग, टेलिंग, और स्प्लाइसिंग। कैपिंग में क्या करेंगे? तो कैपिंग में क्या करेंगे? तो कहोगे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। कौन सा? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट added at 5 days end of hnRNA। टेलिंग में क्या करेंगे? पॉलीएडिनाइलेशन at 3 days end of hnRNA in template independent। रिमूव करेंगे इंट्रान और ज्वाइन कर देंगे एग्जाम टू मेक मैच्योर mRNA। इसमें चाहिए रिक्वायर एंजाइम कॉम्प्लेक्स नाम स्प्लाइसियोसोम है, जो कि प्रेजेंट है यूकैरियोट में और एब्सेंट है प्रोकैरियोट में। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनाने में इस्तेमाल होता है एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन। इन यूकैरियोट कम से कम 2 समस्याएं तो आएंगी। एटलीस्ट 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। कहाँ? न्यूक्लियस में। ये पॉइंट जरा टिक कर लो। और अगर एनिमल सेल है तो आरएनए पॉलीमरेज एक्स्ट्रा चाहिए। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर प्लांट सेल है तो आरएनए पॉलीमरेज एक्स्ट्रा चाहिए। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो एक पॉइंट कहीं लिख लो, कहीं लिख लो, इन यूकैरियोट। सुन लीजिए, फिर लिखिएगा। यूकैरियोट में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज तो न्यूक्लियस में चाहिए। साइटोप्लाज्म में अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहां भी तो डीएनए है, वहां भी आरएनए बनना होगा। और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए है, वहां भी आरएनए बनना होगा। तो लिखिए क्या लिखा है, इन यूकैरियोट कमा करके लिखिए 3 टाइप आरएनए पॉलीमरेज, 3 टाइप आरएनए पॉलीमरेज present in nucleus along with
अदर आरएनए पॉलीमरेज, अदर आरएनए पॉलीमरेज इन, कहाँ, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्या, प्लास्टिड। तो अगर प्लांट सेल है तो कुल 5 टाइप के हो जाएंगे, 3 टाइप के न्यूक्लियस, 1 टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया, 1 टाइप का क्लोरोप्लास्ट, और एनिमल सेल है तो 4 टाइप के होंगे। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, राइबोसोमल आरएनए बनवाएगा। और राइबोसोमल आरएनए में कौन कौन सा, 18S, 28S और 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज 3rd किसको बनवाएगा, तो ट्रांसफर आरएनए बनाएगा, 5S आरएनए और SN आरएनए। और सेकंड वाला क्या बनवाएगा, प्रिकर्सर ऑफ mRNA जिसका नाम HN आरएनए। और दूसरी समस्या ये है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है इसमें एक्जान और इंट्रान दोनों है, इसी नाते ये क्या है, नॉन फंक्शनल। ये एसर्शन रीजन में भी बन सकता है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नॉन फंक्शनल है, एसर्शन रीजन है क्योंकि यहाँ दोनों है। हेंस सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, जहाँ इंट्रान को क्या करोगे, रिमूव करोगे और एक्जान को ज्वाइन करोगे निश्चित क्रम में। HN आरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग, नाम कैपिंग और टेलिंग। तो कुल हो गए 3। इन कैपिंग क्या करेंगे, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, नाम क्या है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कहाँ जोड़ोगे, 5' इंड ऑफ HN आरएनए। और टेलिंग में एडिनाइलेट रेजिड्यू, कितने, हाँ ये नंबर लिखना भूल गया था, 200 से 300 नंबर लिख लीजिए जरा। ये ऐड करेंगे कहाँ, 3' इंड ऑफ HN आरएनए। अब किस मैनर में, टेम्पलेट से मतलब नहीं है। इट इज फुल्ली प्रोसेस HN आरएनए नाउ कॉल्ड क्या, mRNA। ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के बाहर, कहाँ, साइटोप्लाज्म में, और वहां जाके प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा। सिग्निफिकेंट ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू द अंडरस्टैंड स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ये पॉइंट टिकल हो सकता आ जाए। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, एक लाइन ये टिक कर लीजिए। और एक पॉइंट ये भी है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रान इन रेमिनिसेंट, इंट्रान का पाया जाना ये पहचान है हमारी विशेष एंटिक्विटी। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। आरएनए को फिर खुश कर दिए, तो ये 2 लाइनें रट लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। इन रिसेंट टाइम अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस, ये मोर इंपॉर्टेंट हो गए। हेडिंग डालिए जेनेटिक कोड। एनसीईआरटी में जेनेटिक कोड की भूमिका समझाई गई कैसे, तो आप ऐसे समझो, सुनते चलेंगे लिखते चलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि आप डीएनए से डीएनए बनाओ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, डीएनए में पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का पेयर। और जो डीएनए बनाओगे यहां भी क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड पेयर। इस पेयर और इस पेयर के बीच कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ बेस होगा, और आप आसानी से एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना लेंगे, क्योंकि किसका लागू है, कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल लागू है। अच्छा, आपसे कहा जाए डीएनए से आरएनए बना लो, तो यहां भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यहां भी क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड का पेयर नहीं, लेकिन सीक्वेंस तो होगा ही। और इस न्यूक्लियोटाइड पेयर और इसके सीक्वेंस के बीच भी क्या है, कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ बेस है। तो ये भी बड़ा आसानी से हो जाएगा, यहां से यहां आप सीक्वेंस निकाल सकते हो। लेकिन आरएनए से फिर प्रोटीन बनाना है,
और प्रोटीन में पाए जाते हैं अमीनो एसिड। और इन बेस सीक्वेंस या और अमीनो एसिड सीक्वेंस इसके बीच कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है। अब समस्या ये आ रही है कि इसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं, इसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस है, और बेहतर कोई इनके बीच कॉम्प्लीमेंटरिटी का ला तो है नहीं कि यहाँ एडेनिन देखेंगे वहाँ टायरोसिन अमीनो एसिड ले आएंगे, यहाँ ग्वानिन देखेंगे तो वहाँ फिनाइल एलानिन ले आएंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस तय कौन करता है? और ये बिल्कुल निश्चित है क्या कि यदि आप यहाँ चेंज कर दीजिए डीएनए में, जैसे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड पेयर सीक्वेंस आप चेंज करोगे वैसे क्या चेंज हो जाता है? अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर अमीनो एसिड का सीक्वेंस यही डीएनए तय करता है, लेकिन कैसे तय करता है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो वैज्ञानिकों ने बहुत दिन बाद ये समझा कि आरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनका जो बेस सीक्वेंस है वही डिटरमाइन करता है क्या? अमीनो एसिड सीक्वेंस। इन्हीं बेस सीक्वेंस जो किसके ऊपर थे? ओवर एमआरएनए पर थे। इन्हीं बेस सीक्वेंस को कहा गया क्या? जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडान। जेनेटिक कोडान और कोड में क्या अंतर है? तो कोडान किसी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए होता है और कोड प्रोटीन के लिए होता है। तो ये किसके लिए है? प्रोटीन। और ये किसके लिए है? प्रोटीन में किसी विशेष अमीनो एसिड के लिए जो बेस सीक्वेंस होगा उसको हम कोडान कहेंगे, और प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे उनका जो सीक्वेंस होगा उसके लिए हम क्या कहेंगे? कोड कहेंगे। तो सुन लेते हैं, पलट देते हैं। जेनेटिक कोड क्या है? तो कहोगे जेनेटिक कोड वास्तव में बेस सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो किसके ऊपर है? एमआरएनए पर, और जो क्या तय करता है? अमीनो एसिड का सीक्वेंस तय करता है किसमें? प्रोटीन में। लिखो जेनेटिक कोड क्या है? तो कहोगे ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है या बेस है किसके ऊपर? तो आंसर देंगे एमआरएनए पर, जो क्या करता है? डिटरमाइन करता है किसको? अमीनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है। जेनेटिक कोड किससे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ बेस या न्यूक्लियोटाइड। पर जब कॉम्बिनेशन की बात आई तो एक समस्या खड़ी हो गई। टोटल कितने बेस हैं? टोटल 4 टाइप बेस ऑन आरएनए। कौन कौन से थे? अच्छा, डी बोल दिए। एडेनिन होगा, यूरेसिल होगा, ग्वानिन होगा और साइटीन होगा। साइटोसिन, यही 4 तो बेस होंगे। थायमिन तो होगा नहीं यहाँ। तो कॉम्बिनेशन देखो, तो कॉम्बिनेशन ऐसे लिखा हुआ है
कि यदि एक बेस से एक कोडान माना जाए तो कुल 4 ही कोडान बनेंगे। और प्रोटीन में अमीनो एसिड कितने हैं? 20 अमीनो एसिड है। भाई 4 कोडान बनेंगे तो 4 अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, और कोड किसने के लिए करना है? 20 के लिए करना है। तो पहली बात है सिंगलेट कोडान, मतलब 1 बेस 1 कोडान। तो टोटल कितने कोडान बनेंगे? टोटल 4 कोडान बनेंगे। क्या यह सफिशियंट है 20 के लिए? नहीं है। नॉट सफिशियंट फॉर 20 अमीनो एसिड। अच्छा, फिर आता है डबलेट कोडान। डबलेट कोडान का मतलब होता है 2 बेस से एक कोडान बने। तो टोटल कितने बनेंगे? तो ये टोटल 4 बने कैसे थे? ये 4 की पावर 1 रखे थे। अब टोटल कितने हो जाएंगे? 16 कोडान हो जाएंगे। कैसे? तो 4 की पावर 2 रखोगे। लेकिन 16 कोडान भी सही नहीं है। नॉट सफिशियंट फॉर 20 अमीनो एसिड। फिर आया ट्रिपलेट कोडान, मतलब 3 बेस से एक कोडान। तो टोटल बनेंगे कितने? ये सफिशियंट है। ट्वेंटी अमीनो एसिड। तो जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड का नेचर हो गया ट्रिपलेट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, या बेस भी कह सकते हो। जेनेटिक कोडान ट्रिपलेट होता है। इसको प्रपोज किसने किया? ये क्या होगा? प्रपोज्ड बाई जॉर्ज गैमो और प्रूव बाई मार्शल नीरेनबर्ग, कामा खुराना। गड़बड़ है क्या? अरे अभी लिखेंगे ना। यहां तक हो गया? टर्म जेनेटिक कोड किसने दिया?
जॉर्ज गैमो ने। जेनेटिक कोड डिस्वर बाई, तो 3 नीरेनबर्ग, मथाई और खुराना। ट्रिपलेट नेचर ऑफ कोडान, प्रपोज बाई, प्रूव बाई। जॉर्ज गैमो, जॉर्ज गैमो क्या थे? फिजिसिस्ट। एनसीईआरटी में लिखा है कि जेनेटिक कोड को समझने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल कोऑर्डिनेट, सारी केमिस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ा है। लिखा भी दिखाते हैं। दो मिनट रुक जाओ भैया, काहे जल्दी में हो इतना। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लिक एसिड कॉपी हो जाती है फ्रॉम अदर न्यूक्लिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉम्प्लीमेंटरिटी है। लेकिन जब ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसफर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और यहाँ कोई भी कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है, ना न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच। फिर कैसे क्या हो गया? तो अगर ये तो बिल्कुल प्रमाणित है कि अगर चेंज कर दो न्यूक्लिक एसिड तो चेंज हो जाता है अमीनो एसिड। इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन तो है ही। दिस लीड टू प्रपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड, जो डायरेक्ट करेगा किसको? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द प्रोटीन। इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग, तो प्रपोजिशन एंड ऑफ जेनेटिक कोड ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। इन वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर, देखो क्या लिखा है, असलियत में क्या क्या चाहिए था? तो इट रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल एरियाज। फिजिक्स चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहिए, बायो केमिस्ट्री चाहिए, जेनेटिक्स चाहिए। जॉर्ज गैमो जो क्या है, फिजिक्स के टीचर हैं, इन्होंने ही बताया कि केवल कितने बेस हैं? 4 बेस हैं। और कोड कितना करना है? 20 अमीनो एसिड। तो कोड में क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 अमीनो एसिड, कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। कैसे निकाला? वो ऐसे निकाल दिया। तो टोटल कितने बन गए? 64 कोडान। कहा ये बहुत ज़्यादा है, जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडान वाज ट्रिपलेट वाज मोर डांटिंग टास्क। केमिकल मेथड किसने डेवलप किया? हरगोविंद खुराना। क्या किया था आगे बताएंगे। और दूसरे साइंटिस्ट कौन से हैं? मार्सेल नीरेनबर्ग। अगले लेक्चर पर बताएंगे।